आदाब नाजरीन, हेलो करियर में आपका बहुत खैर मकदम है। मैं हूं आमिर हसन। नाजरीन, वही है मर्द जिन पर यास के साए नहीं पड़ते, वो बढ़कर तुंद तूफानों से टकराया ही करते हैं। जवां हिम्मत सबक लेते हैं दुनिया में हवादिस से, जुबो हिम्मत जो होते हैं वो पछताया नहीं करते। आज शेर व शायरी की नौबत क्यों आई? दरअसल कभी कभी शायरी की जुबान में बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं और समझी जा सकती हैं। देखिए, हमारा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। रोजाना की दुनिया में हम सभी नौजवान, बूढ़े, बच्चे पल पल बदलते हालात के साथ बदलते हैं या बदलने के चांसेस होते हैं। मैं कोई एथिकल बात नहीं कह रहा हूं, मैं प्रैक्टिकल बात करने पे यकीन रखता हूं और ये ज्यादा मुनासिब भी है। वक्त बदलता है, चीजें बदलती है और जमाने में बदलाव आता ही है। ये बदलते भी रहेंगे और मुमकिन है कि आपके घर के हालात ऐसे हों कि आप बदलाव के शिकार हों, ज़हनी दबाव के शिकार हों, या मुमकिन है कि आप कौम के लिए फिक्रमंद हों, या ये मुमकिन है कि आप ज़माने में जो कुछ चल रहा है उससे परेशान हों और वाकई किसी भी हालात ने आपको बेचैन कर रखा हो। अगर आप इसे बदलना चाहते हैं तो आप तभी बदल सकते हैं जब आप खुद बदलें, अपने आप को बदलें। बदलाव के लिए खुद बदलना जरूरी है। घर से लेकर बाहर तक, हॉस्टल से लेकर ऑफिस तक, छोटी छोटी चीजों पर ध्यान मत दीजिए। यह आपके लिए बहुत मोहलिक होगा और अच्छे और बुरे के तराजू में अगर चीजों को तौलने लगिएगा तो कामयाबी हो ना हो, हर चीज आपके मुआफिक नहीं होगी। कभी कभी चीजें खिलाफ मामूल भी होती हैं, ये तो मुमकिन है, ऐसा होता है। आपके घरेलू हालात मुआफिक नहीं हो, यह भी मुमकिन है। माशी या इस्लाही मसाइल से दो चार हों, यह भी मुमकिन है। लेकिन यह मुमकिन नहीं है कि आप इन चीजों की वजह से रुक जाएं, थम जाएं। यह तो मुमकिन है कि आप कॉलेज या ऑफिस में, आपके कॉलेज या ऑफिस में सारी चीजें आपके मुआफिक ना हो, आपके हित में ना हो, लेकिन यह मुमकिन नहीं है कि आप इन चीजों में उलझ कर आगे बढ़ना छोड़ दें। मांझी द माउंटेन मैन मूवी आपने देखी होगी, उसके आखिर में एक डायलॉग है, खुदा के भरोसे मत बैठिए, क्या पता खुदा आपके भरोसे बैठा हो। खुदा ने कुरान में भी कहा है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लामा इकबाल जो बहुत बड़े शायर गुजरे, उन्होंने कहा है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। इन सब चीजों को सुनाने का बस इतना मकसद है कि हाथ पर हाथ धरे बैठे मत रहिए। कोशिश कीजिए। शिकवा शिकायतों में और तकलीफों के इजहार में तकलीफें कम नहीं होती हैं बल्कि बढ़ती हैं। कोशिशें करने से चीजें बदलती हैं। उठ खड़े होइए, कोशिश कीजिए। अगर कोशिश के रास्ते नहीं पता तो हम किस काम के हैं। न्यूज़ 18 उर्दू आपकी कोशिशों को महमेज लगाने के लिए हम वक्त तैयार है और प्रोग्राम हेलो करियर का भी यही मकसद है। अगर आप पढ़ाई, जॉब या इस तरह के मसाइल में उलझे हैं, रास्ते नहीं पता, तो करियर एक्सपर्ट आपको रास्ते बताएंगे और यहां आपको कंसल्टेशन का जो है कोई फीस भी नहीं देना है और इस तरह की जो है कहीं और जाने की भी जरूरत नहीं है। बस नंबर घुमाना है और अपनों के अपनी मसाइल या अपनों के मसाइल को बताना है। करियर एक्सपर्ट आपको रास्ते बताएंगे, चीजें बताएंगे, आपके मसाइल को दूर करेंगे, जिससे आपको मंजिल पर पहुंचने में आसानी हो जाएगी। आज हमारे साथ करियर एक्सपर्ट, हम सबके हर दिल अजीज, हरफन मौला प्रोफेसर रेहान खान सूरी साहब मौजूद हैं। प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज के प्रोग्राम के लिए। शुक्रिया। नाज़रीन, कॉल करने के लिए आपके नंबर स्क्रीन पे आपके जो है नंबर फ्लैश हो रहे होंगे। प्रोफेसर साहब से बात कीजिए और मसाइल का हल पाइए। किसी के भरोसे मत बैठे रहिए, क्या पता कोई आपके लिए प्रोग्राम चला रहा हो। खैर, प्रोफेसर रेहान खान सूरी साहब कोई जो है तारुफ के मोहताज नहीं हैं। आपने बहुत खिदमत दी हैं, खासतौर पे न्यूज़ 18 के साथ। सबसे पहले सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमें बताइए कि घरेलू हालात या माशरे के हालात से बचकर अपनी नशोनुमा हम कैसे कर सकते हैं। इन चीज़ों को दिलो दिमाग से फेंक कर अपनी तालीम, अपने जॉब के लिए हम कैसे फोकस कर सकते हैं, क्योंकि आजकल जो चल रहा है बहुत ज़्यादा कुछ थियोलॉजिकल चीज़ों में लोग उलझ जा रहे हैं, खासतौर पे नौजवान जो टीनेजर होते हैं, या फिर हालात ऐसे हो जाते हैं कि वो कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, एरर्स आ जाता है। उन सब चीज़ों से कैसे बाहर आए? देखिए, बहुत अहम आपने बात कही और ख़ास तौर से अगर देखा जाए तो चाहे वो घर के हालात हो या माशरी हालात हो, हमें सबसे पहले फोकस, जब हमारा फोकस क्लियर होता है, जब हमारी गोल क्लियर होता है, जब हमें पता होता है कि हमें कहाँ पहुँचना है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, तो मुझे नहीं लगता कि हमारा कोई भी हालात किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होंगे। देखिए, अगर मैं एक मिसाल दूं कि जब हम सोने को
निकालते हैं, अगर आप देखें तो जो उसकी टेक्निक है उसमें क्या है ना कि आप 1 ऑन्स सोने के लिए टनों मिट्टी निकालते हैं। तो आप मिट्टी पे फोकस नहीं करते हैं, आपका फोकस सिर्फ उस 1 ऑन्स गोल्ड पर होता है। तो आपको कुछ नहीं दिखाई देता, वो इतनी मिट्टी, टनों जो मिट्टी निकलती है वो नहीं दिखाई देती, वो आपको सोना दिखाई देता है। इसी तरह से अगर आपका गोल जब होता है तो आपको कितना भी इधर उधर जो चीजें आपके अतराफ में हो रही हैं, जाहिर है हर किस्म के हालात होते हैं। कुछ लोग फाइनेंशियल परेशानी में होते हैं, कुछ लोग सोशल परेशानी में होते हैं, कुछ लोग इवन अपने अपने जो सर्कमस्टांसेस होती हैं उनके जो चारों तरफ की, बहुत बार स्कूल में ऐसी कभी कभी चीजें होती हैं, कभी आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसी चीजें हो जाती हैं जो आपको अफेक्ट करती है। देखिए उससे तो आप नहीं बच सकते, जिंदगी है, जब जिंदगी होती है तो ये परेशानियां उसके साथ होती हैं। लेकिन कामयाब वही लोग होते हैं जिनका फोकस बिल्कुल क्लियर होता है, जिसमें कंसिस्टेंसी होती है, डेडिकेशन होता है। अगर आपके अंदर वो एक कन्विक्शन है और आप उसको कंसिस्टेंटली काम कर रहे हैं और कंसिस्टेंटली उसको फोकस करके आपको कि मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, अगर वो फोकस क्लियर है तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी हालात किसी पे कोई बहुत ज़्यादा असर डालते। हालात तो देखिए हर तरह के होते हैं और बहुत बार ऐसा देखा गया है, बहुत सारी ऐसी स्टडीज़ भी हैं कि अगर आपको बहुत ज़्यादा कंफर्ट होता है जब भी आपके रिजल्ट्स ख़राब होते हैं, तो ये दोनों चीज़ें बहुत मुश्किल, जब आपके बहुत सख्त हालात होते हैं तब भी आपके साथ बहुत परेशानी होती है। लेकिन जिन लोगों के गोल क्लियर होते हैं, जिनकी ऑब्जेक्टिविटी क्लियर होती है, जिनका फोकस होता है किसी गोल के ऊपर, वो लोग किसी भी तरह के हालात हो, चाहे अच्छे हालात हो, खराब हालात हो, नॉर्मल हालात हो, वो हमेशा अचीव करते हैं। बिल्कुल सर, अभी आपने बहुत अच्छी मिसाल दी कि अगर सोना निकालना है मिट्टी से या पत्थर से छान करके, तो जाहिर है कि आप सोने पे फोकस करेंगे, गर्द गुबार, मिट्टी और इन सब चीज़ों पे फोकस नहीं करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये मिसाल बहुत ही आसानी से समझ में आ गई होगी सभी को। सर, अभी राजस्थान, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इसके अलावा बहुत सारी रियासतें हैं जिसमें 10th और 12th के एग्ज़ाम हुए हैं। सर, आज फोकस मैं इसी पर रखना चाहता हूँ क्योंकि ये वक्त बहुत ज़्यादा अहम माना जाता है। मैं जानना चाहता हूं कि 10वीं और 12वीं के बाद मुस्तकबिल के फैसले लेना थोड़ा चैलेंजिंग तो है, ऐसे में एक बच्चा या उसके वालिदैन कैसे इन चीज़ों का तयन करें, कैसे अपने रास्ते बनाएं? देखिए 10वीं और 12वीं के जब क्लास के इम्तहानात आ गए हैं और इम्तहान तकरीबन रिजल्ट सब आ गए हैं और हम अगले पड़ाव की तरफ हैं, तो बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी अपने इम्तहान अपने जो अगले इक़दामात हैं वो उसके लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी होगी। क्योंकि हमारा जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट है, जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है यूजी प्रोग्राम्स के लिए, उसकी डेट्स भी आ गई हैं, जुलाई के तकरीबन दूसरे हफ्ते में शायद डेट्स हैं वो। उसके अलावा अगर आप देखें तो तकरीबन सभी यूनिवर्सिटीज़ में इस वक्त फॉर्म्स भर दिए गए हैं। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ के जो CUET में नहीं आते हैं उनके इम्तहानात भी चल रहे हैं जो एंट्रेंस के हैं। तो एक वो लेवल है जिसने ऑलरेडी एक फॉर्म भर दिया, तो उनको अब फोकस ये करना है कि जो उनका एग्ज़ाम होना है उस पर वो फोकस करेंगे। दूसरा, एक क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी होती है और मैं ये बात बहुत ज़रूरी बताना चाहता हूँ यहाँ पर, बाद में और बात हम करेंगे कि आपको ये बहुत अहम है कि आप कहाँ पढ़ाई करते हैं। देखिए किस कोर्स को करते हैं ये भी अहम है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि बिल्कुल अहम है, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। लेकिन ये भी बहुत अहम होता है कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन, जिस इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं, वो इंस्टीट्यूशन का जो आपका एक सर्किल होगा, जो पीयर आपका ग्रुप होता है, जिनके साथ आप पढ़ाई करते हैं, उसमें कैसा इन्वायरमेंट है, वो बहुत मैटर करता है। देखिए यही फ़र्क होता है कि जो कोई डिस्टेंस एजुकेशन में अगर कोई पढ़ाई कर रहा है, प्राइवेट पढ़ाई कर रहा है उसमें, और जो रेगुलर अच्छे कॉलेज में या इवन बहुत अच्छा कॉलेज नहीं हो तब भी कॉलेज में पढ़ाई करें, तीनों में बहुत फ़र्क होगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो लर्निंग है वो पीयर लर्निंग भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। हमारे हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए एक इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है, हमारी ग्रोथ के लिए वो एक एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है जो डिफरेंट तरह की यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंट होता है। और जाहिर है जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इस्टेब्लिश्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनका एक अपना इन्वायरमेंट होता है। कहीं पर आपको रिसर्च इन्वायरमेंट मिलेगा, कहीं आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड इन्वायरमेंट मिलेगा, बहुत सारी जगह पे आपको एक कहते हैं ना एक क्रिटिकल थिंकिंग वाला इन्वायरमेंट मिलेगा, बहुत सारी जगह पे आपको अलग अलग तरह के इन्वायरमेंट हैं। अगर देखा जाए तो आपको ये समझना होगा कि आप जब सेलेक्ट कर रहे हैं यूनिवर्सिटी को, कोर्स को,
तो ये बात ज़रूर जहन में रखें कि वहाँ पर मेरा टोटल एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा, मेरी पर्सनैलिटी कैसे इंप्रूव होगी। देखिए एजुकेशन का मतलब कतई ये नहीं है कि आप एक डिग्री ले लें, ये बात ज़रूर समझने में। ये बात इसलिए ख़ास तौर से कह रहा हूँ कि हमारे बच्चे बहुत बार कुछ ऐसे प्रोग्राम्स के पीछे सिर्फ अपना या कुछ ऐसे फैसले ले लेते हैं दोस्तों की वजह से या किसी और वजह से, जहाँ पर आपको ये बहुत सारी चीज़ें आपकी मिस होती। तो जब भी आपको फैसला लेना हो कि आपको कहाँ एडमिशन लेना है, तो ये इन चीज़ों का ख्याल रखें, पहली बात। दूसरी बात, आपको ये बहुत अहम होता है कि किस तरह से आप कोर्स सेलेक्ट करें। ये भी अपने आप में एक अहम चीज़ है, क्योंकि बहुत बार हमें अपनी मर्जी का कोर्स नहीं मिलता, तो हम क्या करें। हमारे सामने बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है। मैं ये सवालों के जवाब इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। बिल्कुल। मुझे बहुत लोग जब बात करते हैं, पूछते हैं, तो वो उनके सवाल इसी तरह के होते हैं। एक सवाल ये होता है कि हमें अपनी मर्जी का कोर्स नहीं मिला, अपनी मर्जी का इंस्टीट्यूट नहीं मिला, हम क्या करें। क्या हम 1 साल और तैयारी करें, क्या हम किसी और या कंप्रोमाइज करके किसी और कोर्स में एडमिशन ले लें। तो इस तरह के जब सवालात आते हैं तो ये बहुत जेनरिक, इसका जवाब देना बड़ा मुश्किल है। मतलब जवाब सबके लिए एक नहीं है, जवाब हर इंसान के लिए अलग है। जिस तरह से आप देखते हैं कि जैसे बुखार का मर्ज हो या कोई ऐसी, खुदा ना करे किसी को मर्ज है, तो जब बुखार एक नॉर्मल जनरली होती है बीमारी, और दवाई लेकिन उसकी बहुत सारे तरह की होती है। कभी कभी वो वायरल होता है, कभी जॉइंट, कभी वो टाइफाइड होता है, कभी इस तरह के डिफरेंट बुखारात होते हैं, वो चेक करके ही डॉक्टर देता है। इसी तरह से ये हमारे करियर के ताल्लुक में भी हर इंसान की एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी होती है और उसका इंडिविजुअल इंटरेस्ट होता है। वही चीज आप देखेंगे दूसरे के केस में उसका जवाब दूसरा होगा, उसका सॉल्यूशन कुछ और होगा। तो इसलिए जरूर इसको समझें, और इसके लिए सबसे अच्छा मैं कहूँगा कि अपने टीचर्स है, जो आपके टीचर्स हैं, उनसे राब्ता करें, या आप जिस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, उस तरह के इंसान से अगर आपका कहीं कोई किसी के थ्रू कनेक्ट हो जाए, उससे बात करें। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर हर तरह का, वहाँ गवर्नमेंट सर्वेंट्स भी होते हैं वहाँ, और बाहर पढ़ने वाले भी होते हैं, कोई ना कोई आपका दोस्त, कोई रिश्तेदार, उनके कोई जानने वाले जरूर किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होंगे, जो आप बनना चाहते हैं, जिस तरह के प्रोफेशन में आप जाना चाहते हैं, तो उससे जरूर बात करें। और उससे जब आप बात करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। लेकिन ये जो सबसे अहम है वो ये है कि आपको ये जरूर देखना है कि मेरा इंटरेस्ट क्या है, मुझे किस तरह का कोर्स करना चाहिए, मेरा गोल क्या है, मेरे गोल को अचीव करने में कौन सा कोर्स हेल्प करेगा। और बहुत बार इनडायरेक्ट कोर्सेज भी होती हैं जो आपके गोल को अचीव करने में हेल्प करती हैं। मिसाल के तौर पे आपको हो सकता है कि अभी वो कोर्स नहीं मिला, लेकिन आप मास्टर्स में उस कोर्स को ऑप्ट कर सकते हैं। जैसे कंप्यूटर साइंस आप पढ़ना चाहते हैं, और कंप्यूटर साइंस अगर किसी वजह से आपको बीटेक में नहीं मिला, तो कोई हर्ज नहीं है, आप इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन ले लें, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ले लें, और उसके बाद आप मास्टर्स में अपना कंप्यूटर साइंस ले लें। तो बहुत सारे ऐसे रास्ते होते हैं। इसी तरह से आपने कोई डिप्लोमा में एडमिशन लिया, उसके बाद आप फर्दर अपना अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम कर सकते हैं। इसी तरह से आपने एक नॉर्मल बीए किया, और आप अगर आप एमबीए करना चाहते हैं या किसी और पर्टिकुलर लैंग्वेज में मास्टर्स करना चाहते हैं, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि जिसमें आपको जिस मास्टर्स में जाना है, अगर या जिस फील्ड में जाना है, उस फील्ड का कुछ ना कुछ सब्जेक्ट जरूर ले लें। वरना आपके पास जब आप यूनिवर्सिटी में पहुंचते हैं तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है, वो होती है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के अंतर्गत आप कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं अपनी मर्जी का, जरूरी नहीं उस कोर्स में हो। मिसाल के तौर पर आप फोटोग्राफी करना चाहते हैं और आपका जो एडमिशन है वो बीए हिंदी में है, तो आप फोटोग्राफी के एक सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इसी तरह से कोई साइकोलॉजी पढ़ना चाहता है, वो साइकोलॉजी का कोई सब्जेक्ट पढ़ सकता है, कोई ह्यूमन रिसोर्सेज पढ़ना चाहता है, उसको पढ़ करना बहुत जरूरी है आने वाले जिस भी प्रोफेशन में जाना हो। एक कॉलर से बात करेंगे। हेलो सर, आमिर खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम बशीर है, हुसैन आलम से बात कर रहा हूँ मैं। जी बताएं। जी कि हमारे खान साहब से ये सवाल है कि जो सवाल आम कर रहा हूँ मैं, कि जो बच्चे जो 10 पास करते हैं उसके बाद मुस्तकबिल के लिए अपनी जो राह चुनना चाहिए, कि वो अपने मर्जी के मुताबिक करना चाहिए, आगे फ्यूचर को देखते हुए करना चाहिए, वो मैं हमारे खान साहब से मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। अच्छा, जरूर जरूर डॉक्टर बशीर साहब, बहुत शुक्रिया बशीर साहब, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, मैं आपको कुछ चीजें शायद डाटा के बेसिस से बता दूं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2022 के हिसाब से ये बताया गया कि अगले आने वाले 5 सालों में, यानी कि 2027 तक तकरीबन एक लार्ज नंबर है जॉब रोल्स का, यानी कि थाउजेंड्स में वो नंबर है जो जॉब रोल्स खत्म हो जाएंगे,
जो जॉब अवेलेबल ही नहीं होगी। तो ये बहुत जरूरी है कि आप फ्यूचर पे फोकस करें, लेकिन कुछ बेसिक कहते हैं ना बेसिक करियर्स होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे मेडिसिन, मिसाल के तौर पे इंजीनियरिंग, मिसाल के तौर पे आपका लॉ, मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म। तो आपको 10वीं क्लास में सिर्फ ये चुनना है कि मैं किस सेक्टर में जाऊंगा, उसमें आपको क्या स्किल डेवलप करनी है वो आप जब ग्रेजुएशन में पहुंचेंगे उसके बाद आप मास्टर्स लेवल पे या ग्रेजुएशन में आपको ये तय करना होगा किस तरह की आपको स्किल सेट डेवलप करना है। लेकिन जो सेक्टर है आपका, जो करियर का एक सेक्टर कैटेगरी होती है, वो तो आपकी चेंज नहीं होती। तो जो आप फ्यूचर की बात करें, बिल्कुल आपने सही कहा, फ्यूचर बेस्ड आपको वो चुनने चाहिए। लेकिन जब आप जैसे मिसाल के तौर पर आपने बीटेक चुना, तो जब इंजीनियरिंग पहले आपको ये तय करना मुझे इंजीनियरिंग में जाना है या मुझे मेडिसिन में जाना है या मुझे लॉ में जाना है या मुझे जर्नलिज्म में जाना है या मुझे क्रिएटिविटी में जाना है, लाइक मुझे फाइन आर्ट्स या मुझे एनिमेशन या मुझे ग्राफिक्स। तो पहले आपको ये तय करना पड़ेगा, या लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज, आपको ये तय करना है सबसे पहले 9वीं या 10वीं में जब आप पास कर लेते हैं, तो 11वीं 12वीं में या कॉमर्स में जाते हैं, तो इस तरह का आपका तय कर लेना पहले। जब ये तय कर लेंगे उसके बाद आप सोचेंगे फ्यूचरिस्टिक क्या चीज करनी है। बिल्कुल, डॉक्टर बशीर साहब का बहुत ही अहम सवाल था, और सर मैं ये भी जानना भी चाह रहा था कि अभी चूंकि ज़्यादातर ऐसा होता है ख़ानदानों में भाई, चचाजाद, मामूजाद, फलां जो भी हैं वो इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, तो बस उनको देखा देखी हम भी उस रास्ते पे निकल पड़े, ऐसा होता है सर ज़्यादातर। मैं ये जानना चाहता हूँ कि पढ़ाई का मरहला ऐसा होता है कि बच्चे अभी 8वीं 9वीं करके आए हैं, 10वीं में पहुँचे हैं, 11वीं 12वीं में पहुँचे हैं, ऐसे में 10वीं और 12वीं की अहमियत कितनी है? क्योंकि आने वाले दिनों में या आगे के कोर्सेज में या जॉब में इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। देखिए, जो बात आप कह रहे हैं बहुत सही है। हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से 3% ऐसे लोग हैं, मुसलमानों की बात कर रहा हूँ मैं, मुस्लिम कम्युनिटी में 3% या 3.5% इतने हैं जो कॉलेज में पहुंचते जाते हैं। तो ये बहुत अहम डाटा है। तो एक बहुत बड़ा चंक है जिसमें जो कॉलेज तक भी नहीं पहुंचता, तो उनके पास इंस्पिरेशनल कोई चीज नहीं होती, जो आप बात करें। लेकिन जो बात आपने अहम कही कि 10वीं क्लास तक अगर कोई पहुंचा है, उसके पास अगर कोई गोल आ जाता है, क्यों इसके लिए बहुत अहम होता है कि आपका ये टर्मिनल पॉइंट्स है, इसको कहते हैं हम, कि आपके 10वीं या 12वीं के बाद आपके पास ये पड़ा होता है कि आपको कहाँ जाना है। या जैसे कि 10वीं के बाद आप 11वीं 12वीं में अपनी स्ट्रीम चुनते हैं, वो कॉमर्स हो सकती है, मेडिसिन हो सकती है, साइंस लाइक मैथमेटिक्स हो सकता है, वो डिपेंड करता है आप किस तरफ जाना चाहते हैं। तो अगर आपने 10वीं में ये तय कर लिया तो आपके लिए बहुत अहम हो जाता है कि आप किस तरह के सब्जेक्ट लेते हैं। आपको इकोनॉमिक्स पढ़नी है, साइकोलॉजी पढ़नी है, आपको कंप्यूटर पढ़ना है, क्या पढ़ना है, या आपको लॉ पढ़ना है, बहुत सारी चीजें आप 11th 12th में आप सब्जेक्ट के तौर पे ले सकते हैं। 12वीं के बाद जो पढ़ाव होता है वो बहुत अहम पढ़ाव होता है, क्योंकि आपका वो स्कूल टाइम खत्म हो रहा है, सेकेंडरी स्कूल से आप जो है फिर कॉलेज जा रहे होते हैं, आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में जा रहे होते हैं, तो आपके पास वहां बहुत अहम हो जाता है कि आपको किस तरह की फील्ड सेलेक्ट करनी है। तो जो बात आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है, लेकिन हमारे पास ये बात अगर हमारे जहन में क्लियर हो जाए, मतलब उस बच्चे के लिए क्लियर हो जाए कि वो बच्चा किस तरह के प्रोग्राम में जाना चाहता है। और मैं आपको एक बात और बताऊं कि इंजीनियरिंग के ताल्लुक से अभी देखा गया है कि एक बहुत बड़ा ड्रॉप आया पिछले 3 सालों में।